तो कार्यकाल आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कार्यकाल याद होने से आप क्या कर सकते हैं, तमाम सारी घटनाओं के होने की अवधि का अंदाजा लगा सकते हैं और आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी घटना किस गवर्नर या गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर जनरल वायसराय के समय में हुई होगी। क्लाइव के समय में सबसे पहली बड़ी घटना हमें देखने को मिलती है जो अवध अवध का नवाब होता है शुजाउद्दौला और जो मुगल सम्राट होते हैं शाह आलम द्वितीय 1765 में इलाहाबाद की संधि हमें देखने को मिलती है लॉर्ड क्लाइव के साथ में। दोस्तों प्लासी के बाद में जो बक्सर का युद्ध होता है, जो बंगाल के जो अपदस्थ नवाब होते हैं मीर कासिम साहब और इसके साथ संयुक्त सेनाएं लड़ रही होती हैं, किसकी किसकी, अवध के नवाब की और इसके साथ में लड़ रही होती है मुगल सम्राट की। तो इन सेनाओं जब ये संयुक्त सेनाएं हार जाती हैं तो मीर कासिम की तो हत्या कर दी जाती है और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ में 1765 में इलाहाबाद की संधि कर ली जाती है। तो ये संधि होती है किसके समय में, लॉर्ड क्लाइव के समय में। इसके अलावा बंगाल में द्वैध शासन हमें देखने को मिलता है, श्वेत विद्रोह, कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध और सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना, ये प्रमुख घटनाएं हैं जो हमें लॉर्ड क्लाइव के समय में देखने को मिलती हैं। तो क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले इलाहाबाद की संधि याद रखना है, बंगाल में द्वैध शासन याद रखना है, कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध याद रखना और सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना याद रखना। ये घटनाएं लॉर्ड क्लाइव से रिलेटेड हैं जिसका कार्यकाल रहा है 1757 से 1760 और 1765 से 1767, दो कार्यकाल इसके रहे। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आते हैं वारेन हेस्टिंग साहब 1772 से 1785 में। इनके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो द्वैध शासन प्रणाली क्लाइव के समय में खत्म शुरू होती है वो वारेन हेस्टिंग के समय में आकर के क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है 1772 में। तो द्वैध शासन प्रणाली खत्म कौन करता है, वारेन हेस्टिंग खत्म करता है, शुरू करता है लॉर्ड क्लाइव। पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 82 हुआ था वो किसके समय में हमें देखने को मिलता है, वारेन हेस्टिंग के समय में देखने को मिलता है। यदि आपको पहले आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में याद है कि 1775 से 82 में हुआ था और आपको ये याद है कि वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785 इसका कार्यकाल रहा है, तो आप आराम से समझ जाएंगे कि जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है वो किसके समय में हुआ है, वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ है। इसके अलावा दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ है, तो वो हुआ है वारेन हेस्टिंग के समय में। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध दोनों किसके समय में हुए, वारेन हेस्टिंग के समय में हुए हैं। द्वैध शासन की प्रणाली भी इसके समय में हुई। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय किसके समय में स्थापित किया गया, तो हेस्टिंग के समय में ही स्थापित किया गया। हेस्टिंग में आता है हा और उच्च न्यायालय को बोलते हैं हाई कोर्ट। तो आप याद रख सकते हैं कि हेस्टिंग के समय में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। हा 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 हा, अगर आप हंसते हैं तो आप याद रख सकते हैं कि हेस्टिंग के समय में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब वो भी की गई थी, वो की गई थी 1774 में। इसके अलावा पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में हमें देखने को मिलता है। भारत में पंचवर्षीय फिर एक बार एक वर्षीय बंदोबस्ती व्यवस्था जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा बनारस की जो संधि है 1773 में, ये देखने को हमें यहाँ पर मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हेस्टिंग के समय में हुई जो हमें याद रखना है। इसमें जो हमें याद रखना है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध, फिर उसके बाद में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। ये चार घटनाएं हैं बड़ी जो याद रखनी है हमें वारेन हेस्टिंग से, जिसका कार्यकाल रहा है 1772 से 1785। तो क्लाइव और हेस्टिंग को हम देख चुके हैं। अब देखते हैं कार्निवालिस के बारे में। दूसरा जो हो चुका था आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इसके समय में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है 1790 से 92। इसका कार्यकाल रहा है 1786 से 1793। तो ऐसे में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसके बाद में कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में चार प्रांतीय न्यायालय की स्थापना होती है। देखो दोस्तों, अगर आप एक ऑर्डर में याद रखोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें याद रहेंगी। जैसे कि क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली लाई, उसके बाद में क्या हुआ, हेस्टिंग है, इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली खत्म कर दी। अभी हेस्टिंग के समय में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो उसके बाद कार्निवालिस साहब आए। कार्निवालिस के समय में मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, ढाका, पटना में चार प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना हुई। तो एक ऑर्डर में ही चीजों का विकास हो रहा है। ऐसे में अगर आप ऑर्डर में कहानी याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। गवर्नर जनरल का ऑर्डर याद रखिए। अगर पहले गवर्नर की आपको याद है घटनाएं कार्य की, दूसरे की याद है, तो आप उसी ऑर्डर में आगे चीजों को स्टेट कैरी फॉरवर्ड करते हुए आसानी से मेमोराइज रख सकते हैं। इसके बाद में बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत हुई। फिर इसके अलावा अगर हम देखें, इसे नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। 20 बार क्वेश्चन पूछा गया होगा कि नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है।
न्यायिक क्षेत्र में सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि जो शक्ति पृथक्करण है उसका सिद्धांत जन्म होता है कार्निवालिस के समय में। और कार्निवालिस संहिता 1973 और रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना किसके समय में होती है? कार्निवालिस के समय में होती है। तो भैया रेवेन्यू बोर्ड आपको याद रखना है, कार्निवालिस आपको याद रखना है, CR करके आप याद रख सकते हैं, C से कार्निवालिस, R से रेवेन्यू। तो लॉर्ड कार्निवालिस के समय में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना होती है। इसकी प्रमुख घटनाओं को हम देख लेते हैं, 4 प्रमुख घटनाएं इसकी भी हैं जो हमें याद रखनी। पहले तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कार्निवालिस से रिलेटेड है। 4 प्रांतीय न्यायालय किसके समय में स्थापित किए गए? कार्निवालिस से संबंधित है। स्थायी भूमि बंदोबस्त इंपॉर्टेंट हमारे लिए, किसके समय में? इसके समय में ही है, कार्निवालिस के समय में। और रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना किसके समय में हुई है? वो भी हुई है हमारी कार्निवालिस के समय में। इसे कहा जाता है भारतीय नागरिक सेवा का जनक। तो ये हो गया कार्निवालिस, 1786 से 1793 इसका कार्यकाल रहा है। आप मेरी अगर सलाह माने तो कार्यकाल याद रखने का प्रयास पहले ना करें, पहली बार में आप सिर्फ और सिर्फ इसका आर्डर याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने कई बार ऐसा प्रयास किया है और कई बार चीज़ों को मैंने एक तरीके से याद रखने की, मेमोराइज रखने की, समझ में बनाने की कोशिश की है। हर बार मुझे असफलता मिली है, लेकिन जब से मैंने ट्रिक्स को यूज करके थोड़ा सा एक बार गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल के वायसराय के ऑर्डर को याद किया है, मुझे उनकी कालक्रम को और उनकी घटनाओं को याद रखने में इतनी आसानी हुई है, इतनी आसानी हुई है, जिसका मैं खुद फायदा आपको बता रहा हूँ। जब से मैंने याद किया, क्लाइव HKJ वेब मिंटो है, फिर बैट मेट आर्क LHD, फिर कैनिंग जॉन मैंने लिया रिपन, डफरिन डाउन एलेग्न कर्जन मिंटो हार्डिंग जेम्स फोर्ड, रीडिंग इरविंग बिलिंगटन लिलिथगो वेवल बेटन। ऐसे करके जब से मैंने ये पूरा ऑर्डर याद किया, मुझे सारी चीज़ों के सारे ईयर और सारी घटनाएं जो हैं वो बिल्कुल एक ऑर्डर में पूरी तरीके से, जिसको मैं कहना चाहिए कि एकदम रटी हुई हैं, समझ में मेरे एकदम पड़ी हुई हैं, और उन्हें मैं जब चाहूँ तब वैसे ही ऑर्डर से बाहर निकाल सकता हूँ, उन्हें अपने काम में लेकर के आ सकता हूँ, यूज में लेकर के आ सकता हूँ। ऐसे तमाम सारी चीज़ें भारत के भूगोल में भी मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा, वहाँ पे भी। तो इस ट्रिक को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी मैं एक आपको समरीज की करा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक्स भी बता दूंगा और साथ ही साथ आपको ये बता दूंगा कि आपको ये कैसे मेमोराइज रखना है। तो सबसे पहला काम कीजिएगा, आप मेरे साथ इस वीडियो को कम से कम, कमी आपकी ये है कि आप पूरा सुन नहीं पाते हैं, उतना आप धैर्य दिखा नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा धैर्य दिखाते हुए मेरे साथ जुड़े रह करके पूरा का पूरा वीडियो एक बार देख लेंगे आप और एक बार सुन लेंगे अपने कानों में, सिर्फ मेरी आवाज़ को आप जाने दीजिए। आप मेरा यकीन करिए, 1 से 2 बार तक जब आप इन चीज़ों को सुनेंगे, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें, आपका दिमाग उन चीज़ों को पिक करने लगेगा। आप चाहते हैं कि पहली बार में आपको कुछ ऐसा ज्ञान मिल जाए जिससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। तो दोस्तों, पका पकाया अगर सब कुछ मिल जाएगा तो फिर जो कैसे पकाया गया उस विधि को समझ पाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में अगर आप थोड़ा सा जुड़ करके थोड़ा सा धैर्य दिखाएंगे, मेरी आवाज़ को थोड़ा सा अपने कानों तक जाने देंगे, सुनने देंगे, तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपकी नहीं हो पाएंगी और आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो थोड़ा सा धैर्य दिखाइए, जुड़े रहिए और ध्यान से चीज़ों को सुनते रहिए। देखिए, कई लोगों ने मुझसे कहा है कि आप थोड़ा सा तेज बोलते हैं, आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलते हुए चले जाते हैं, ऐसे में चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। तो दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ कि आप मेरी चीज़ों को पढ़ते हुए फिर आप चाय की चुस्कियाँ ले सकें, आप इधर उधर की बातें भी सुन सकें, आप कुछ कर सकें। यू हैव टू कंसंट्रेट 100%, पूरी तरीके से आपको 100% कंसंट्रेशन आपको अपने कानों पर रखना है, हैंड फ्री से आ रही आवाज़ पे रखना है, मोबाइल से आ रही अपनी आवाज़ पे रखना है। अगर आप 100% कंसंट्रेशन रखेंगे, निश्चित तौर से आप सारी चीज़ों को सुन पाएंगे, याद कर पाएंगे, समझ जाएंगे। लेकिन चूंकि मैं ऐसे पढ़ाते हुए चला जाता हूँ, समझाते हुए, बोलते हुए चला जाता हूँ चीज़ों को, कि अगर आपने जरा सा भी ध्यान इधर उधर किया तो आपसे चीज़ें कब मिस हो जाएंगी और कब फिर समझ में आना बंद हो जाएगा, आप उसको नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि मैंने चीज़ों को अनुभव से अपने जाना है कि जब तक आप चीज़ों को ऑर्डर में नहीं समझेंगे, आप उन चीज़ों को कभी भी अच्छे तरीके से मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। और अगर उस एक फैक्ट को आप मेमोराइज कर भी लेते हैं तो जैसे ही क्वेश्चन जरा सा भी घूम जाएगा, आप निश्चित ही उस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको चीज़ों के ऑर्डर को समझना बहुत ज़रूरी है, उनके क्रम को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको, आपका मस्तिष्क उलझी हुई चीज़ों को मेमोराइज नहीं रख सकता। उसे चीज़ों को एक ऑर्डर में ही मेमोराइज रखने का जो उसकी कैपेसिटी है वो वैसी ही है। ऐसा नहीं है कि आप बीच बीच से चीज़ों को पिक करके फिर आप मेमोराइज रख सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट और एंड पॉइंट चुनना होगा। हो सकता है बीच से आपको स्टार्ट पॉइंट चुने, लेकिन जहां से भी आप स्टार्ट पॉइंट चुनेंगे, आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट पॉइंट जरूर चुनना होगा। तो ये चीज़ें हो गई मेमोराइज रखने के बारे में। अब फटाक से वापस से अपने टॉपिक पे लौट के आते हैं, क्योंकि जो लोग कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं, मैं उनके टाइम को नहीं वेस्ट कराना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप सबका समय बहुत बहुमूल्य है, ऐसे में मैं बिल्कुल भी आपका एक भी पल का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो चीज़ें मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ
वो चीज़ें आप तक पहुंच जाएं और आपका ज़्यादा समय भी बर्बाद ना हो। मैं 20 से 22 मिनट के आगे कभी भी किसी भी क्लास को ले जाने में यकीन रखता नहीं हूँ, क्योंकि 20 से 22 मिनट की क्लास में फिर आप उससे आगे सुनते नहीं हो, धैर्य बचा नहीं है लोगों के अंदर। तो ऐसे में अब ये है कि 20-22 मिनट में जितना हो सकता है, जितना जल्दी-जल्दी उतना फिनिश करने की कोशिश करते हैं। कंटेंट पे आप ध्यान दीजिए, थोड़ा-सा सुनने की कोशिश कीजिए और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कहीं पे भी कि आप कुछ भी छोड़ सकें। तो फटाफट हमने देख लिया कार्निवालिस के बारे में। कार्निवालिस साहब के बारे में हमने 3-4 चीज़ें देखी। इनमें तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध हुआ है। इसके अलावा जो 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना हुई है, स्थायी इनको नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, शक्ति पृथक्करण, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना और बंगाल में जो है भूमि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत इनके समय में हमें देखने को मिलती है। ये थे हमारे कार्निवालिस साहब। 3 गवर्नरों के बारे में पढ़ चुके हैं, क्लाइव के बारे में पढ़ चुके हैं, हेस्टिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, कार्निवालिस के बारे में पढ़ चुके हैं। जॉन सोर को देख लेते हैं। सर जॉन सोर के साहब समय में इनके समय में 1 या 2 घटनाएं इंपॉर्टेंट है, जो आपको देख लेना, बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। 93 से 98 से बीच में इनका कार्यकाल रहता है। इनके समय में होता क्या है कि निजाम और मराठों के बीच में खरदा का युद्ध हो जाता है 1975 में। इसके अलावा 1793 का चार्टर एक्ट पारित होता है। देशी राज्यों के प्रति जो तटस्थता की नीति है, ये इनके समय में इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जांसोर साहब जो थे, उन्होंने स्थानीय राज्यों के प्रति क्या किया था, तटस्थता की नीति को अपनाया था, हस्तक्षेप नहीं किया हुआ था। वेलेजली के बारे में पढ़ना है, जिनको हम पढ़ेंगे भी, लेकिन पहले ऊपर के जो हमने क्लाइव, हेस्टिंग, कार्निवालिस और जांसोर को पढ़ा, थोड़ा सा रिवीजन अब हम आराम से कर लेते हैं। दोस्तों, क्लाइव के समय में सबसे पहले क्या हमें इलाहाबाद की संधि याद रखनी है, बंगाल में द्वैध शासन याद रखना है, सोसाइटी फॉर ट्रेड याद रखना है, ये हमें याद रखना है क्लाइव से। हेस्टिंग के समय में हमें याद रखना है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति, पहला आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना, 1 वर्षीय बंदोबस्त, बनारस की संधि और इसके अलावा कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना और दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध। ये हमें याद रखना है हेस्टिंग से जुड़ी हुई चीजों के बारे में। कार्निवालिस के समय में हमें क्या याद रखना है, एक तो इन्हें नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना, शक्ति का पृथक्करण, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त और 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना, साथ ही साथ तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हमें याद रखना है कार्निवालिस से। जांसोर साहब के समय में हमें एक चीज याद रखनी है, निजाम और मराठों के बीच का युद्ध याद रखना है और साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना है कि इनके समय में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी, किनके साथ में, जो सारे के सारे स्थानीय राज्य थे उनके साथ में। अब वेलेजली के बारे में देख लेते हैं। तो वेलेजली सभी लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, वेलेजली क्या करता है, सहायक संधि प्रणाली लेकर के आता है और भारत में जो अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार होता है वो क्या करता है, करने का प्रयास करता है। चौथा आंग्ल मराठा युद्ध होता है इसके समय में, आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, पूरी तरीके से टीपू सुल्तान की पराजय हो जाती है। तो ये 1798 से 1805 के मध्य में रहता है और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। इसके अलावा दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1804 वेलेजली के समय में होता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी इसी के समय में ही होती है। इसके अलावा बेसिन की संधि भी हमें देखने को मिलती है, जो बाजीराव द्वितीय के साथ में होती है। अभी हम आगे देख लेते हैं। तो हमने क्लाइव, हेस्टिंग, कार्निवालिस, जांसोर और वेलेजली को देख लिया है। अब देख लेते हैं वेलेजली के समय में और कुछ क्या होता है। तो इसके समय में सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली हमें याद रखनी है, फिर याद रखना है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, 2 दूनी 4, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं, 2 दूनी 4। तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, क्योंकि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो चुका था पहले। ठीक है, तो अब इसके आगे देख लेते हैं हम क्या होता है। इसके समय में बेसिन की जो होती है वो संधि होती है, किसके साथ में होती है, बाजीराव द्वितीय के साथ में होती है। कब होती है, 31 दिसंबर 1802 में होती है। सहायक संधि द्वारा ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया जाता है। अब कौन कौन से राज्य मिलाए गए, इसकी भी एक ट्रिक है। सबसे पहले हैदराबाद, फिर है अवध, फिर है मैसूर, फिर है मराठे, फिर है भोसले, फिर है तंजौर, फिर है वेल्लूर। अब ये जो तंजौर, इतने 1799 तक सारे मिला लिए जाते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है हैदराबाद, ठीक है, फिर होता है अवध, फिर होता है मैसूर, फिर होता है मराठे, फिर होता है भोसले, फिर होता है तंजौर। तो ये इसका पूरा का पूरा ऑर्डर है, HAMMBHT। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, हैदराबाद, अवध, मैसूर, मराठे, भोसले और तंजौर, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात वेलेजली के बारे में। अब बार्लो, मिंटो, हेस्टिंग और एमहर्स्ट को हम देख लेते हैं। ये सारे के सारे भारत में रहे गवर्नर हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं बार्लो के बारे में। उम्मीद कर रहा हूं वेलेजली आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार बता देता हूं, सहायक संधि प्रणाली का जन्मदाता इसे कहा जाता है। दूसरा आंग्ल मराठा और चौथा आंग्ल मैसूर, 2 युद्ध इसके समय में होते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। बाजीराव द्वितीय के साथ में बेसिन की संधि होती है, जब दूसरा वो युद्ध हो जाता है, आंग्ल मराठा युद्ध। उसके बाद में बेसिन की संधि होती है और सहायक संधि से क्या करता है, पहले हैदराबाद को, फिर उसके बाद में अवध को,
ठीक है। फिर उसके बाद में मैसूर को, मराठों को, भोसले को और तंजौर को क्या करता है, ये कैप्चर कर लेता है सहायक संधि के अंतर्गत। बात कर लेते हैं जॉर्ज बार्लो के बारे में। तो इनके समय में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है, वो होता है बेल्लौर में सिपाही विद्रोह 1806 में। आपको यहाँ पे ये चीज ज्यादा याद रखनी कि बेल्लूर में जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, 1806 में हुआ था। किसके समय में, बार्लो में। इसको याद रखने के लिए सबसे बढ़िया चीज है, आप इंटरनेट चलाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोले वेब। वेब आपको याद रहेगा, अगर आप वेब याद रखेंगे आपको याद रहेगा वे से बेल्लो और बा से बार्लो। तो WEB याद रख लें या वेब याद रख लें, वेब याद रहेगा आपको। तो वेलेजली और सॉरी वेल्लोर और बार्लो। तो वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह हुआ वो किसके साथ में हुआ, बार्लो के साथ में हुआ। अब देख लेते हैं आगे लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में। मिंटो साहब हमारे लिए एक चीज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो होती है अमृतसर की प्रसिद्ध संधि 1809, जो होती है महाराजा रणजीत सिंह के साथ में। तो पहली जो संधि होती है, सॉरी अमृतसर की जो संधि होती है वो किसके साथ में होती है, मिंटो के साथ में होती है। आप आम खाते हैं, आम का आजकल सीजन भी चल रहा है, तो अमृतसर की संधि किसके साथ में होती है, मिंटो के साथ में होती है। अब बात कर लेते हैं हेस्टिंग के बारे में। हेस्टिंग हमारे लिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हेस्टिंग हमारे लिए अंतिम इंपॉर्टेंट गवर्नर है जिसके बारे में हमें कुछ पढ़ना है। ठीक है, 1813 से 1823 इसका कार्यकाल होता है। सबसे पहले पहला आंग्ल नेपाल युद्ध होता है हेस्टिंग के समय में। फिर तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है हेस्टिंग के समय में। पिंडारियों का दमन होता है हेस्टिंग के समय में। बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू होता है हेस्टिंग के समय में। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये होती हैं सारी की सारी हेस्टिंग के समय में। अगर आप युद्धों को देखेंगे तो आपको ऑर्डर में अगर आप देखें, पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, तो ऐसे में जब उनका ऑर्डर बढ़ेगा तो इनका भी ऑर्डर बढ़ता हुआ आएगा। ऐसे में आप आज बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके समय में कौन सा युद्ध हुआ। मतलब ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो आप कॉमन सेंस से हल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको प्रश्न का जवाब आता ही हो, आप कॉमन सेंस से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि किसके समय में कौन से युद्ध हुए होंगे, अगर आप ऊपर से ऑर्डर को देखते हुए आ रहे हैं तो। ठीक है, तो हेस्टिंग के समय में पहला आंग्ल नेपाल, तीसरा आंग्ल मराठा, पिंडारियों का दमन, काश्तकारी अधिनियम, ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है चार हेस्टिंग के बारे में। 1813 से 1823 10 साल का इसका कुल मिलाकर के भारत में कार्यकाल है। अंतिम जो गवर्नर है वो है हमारा एमहर्स्ट, फिर विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बनता है पहला। तो यहाँ पर देख लेते हैं एमहर्स्ट के बारे में। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध इसके समय में होता है, और बैरकपुर में छावनी विद्रोह 1826 में देखने को मिलता है। तो बार्लो और एमहर्स्ट इनके समय में कुछ विद्रोह हैं जो इंपॉर्टेंट है, वही आपको याद रखने हैं। तो बार्लो के समय में वेब वाला जो ट्रिक लगा लेना है आपको, बेल्लौर और बार्लो। और इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि बैरकपुर में जो छावनी विद्रोह हुआ है वो किसके समय में हुआ है, वो हुआ है हमारा एमहर्स्ट के समय में। तो ये हो गई बात यहाँ पर गवर्नर से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो हमने सबसे पहले देखा क्लाइव के बारे में, फिर HKJ वेब मिंटो है। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी ट्रिक थी इसके सहारे हमने देखा, क्लाइव के बारे में देखा, फिर हमने देखा हेस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं ऊपर से हम देखते हुए फिर वेलेजली, बार्लो, मिंटो, हेस्टिंग और एमहर्स्ट, इन सब लोगों के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, तो जो ये चीज़ें हैं ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पर। और इसके बाद में फिर बात आती है गवर्नर जनरल के बारे में, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।